All right, so the question says a man who is 1.8 meters tall stands on horizontal ground 50 meters from a vertical tree. The angle of elevation of the top of the tree from his eyes is 30 degrees. Use as much of the information below as necessary to calculate an estimate of the height of the tree. Give the answer to a reasonable degree of accuracy. अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि हम नोट कर लेते हैं कुछ चीजें. पहले तो आप सबसे पहले ये नोट करें कि ये वाला जो क्वेश्चन है इट्स अ कंप्लीट वर्ड प्रॉब्लम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जिसमें आपको डायग्राम नहीं दी हुई. तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि आप डायग्राम ड्रॉ करोगे. और डायग्राम ड्रॉ करने से पहले एक और बात आपको क्लैरिफाई कर दी जाए कि यहाँ पर जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये है कि ये P1 का क्वेश्चन है. दिस इज अ P1 क्वेश्चन. सो कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. अभी तक आपको जितने भी बेयरिंग्स के मैंने पास्ट पेपर्स करवाए हैं उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के हमने लाइक 2-3 क्वेश्चंस किए हैं. तो आज के जो पास्ट पेपर्स की जो टास्क होगा वो मेरा बेसिकली होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊं प्रैक्टिस, ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाए. सो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल. अच्छा, मैन हु इज 1.8 मीटर्स टॉल, तो ये मैन की हाइट दी हुई है. तो एक मैन, let's draw a man of 1.8 meters. ठीक है, let's say this is the man जिसकी height है 1.8 meters और वो एक horizontal ground के ऊपर खड़ा हुआ है which is 50 meters from a vertical tree. Okay, so let's draw a horizontal ground. This is a horizontal ground which is 50 meters from the vertical tree. ठीक है ना. So let's draw a vertical tree. Let's say this is the vertical tree. The angle of elevation of the top of the tree, the angle of elevation of the top of the tree from his eyes is 30 degrees. From his eyes, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि from के बाद जो भी चीज होती है उसको हम उस पर एक horizontal line बनाते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उस पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और ऑफ के बाद जो लिखा होता है उस पर हम एक स्लांट लाइन बनाते हैं. तो ऑफ के बाद जो लिखा होगा उस पर हम एक स्लांट लाइन बनाएंगे और फ्रॉम के बाद जो लिखा होगा उसके ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे. और जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल और स्लांट लाइन के बीच में बनता है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम बनाएंगे वो इन दोनों के बीच में बनेगा. तो पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्रॉम हिज आईज है. अब देखो भाई ये मैन है तो डेफिनेटली मैन की जो आईज है वो यहाँ पर टॉप पर होंगी, है ना. इज अ मैन, तो मैन की आईज यहाँ टॉप पर होंगी. तो इस पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं लाइक दिस. सो लेट्स ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ये मैन की आईज पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी. ठीक है, फिर आपको ऑफ के बाद क्या दिया हुआ है, देखो ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री. सो इट मींस दैट ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री मतलब कि हम ट्री का ये दिस इज द ट्री टॉप, दिस इज द ट्री टॉप, दिस पॉइंट ओवर हियर दिस इज द ट्री टॉप. सो हमें यहाँ पर एक स्लांट लाइन बनानी है. सो लेट्स ड्रॉ अ स्लांट लाइन यहाँ पे ट्री टॉप पे. अच्छा, स्लांट लाइन कहाँ से कहाँ तक जाएगी? क्या मुझे स्लांट लाइन यहाँ से यहाँ तक बनानी चाहिए, जो यहाँ से यहाँ तक, या फिर स्लांट लाइन मुझे यहाँ से यहाँ तक बनानी चाहिए? व्हाट डू यू गाइस थिंक? जो लोग कह रहे हैं ना कि मुझे यहाँ से यहाँ तक बनानी चाहिए, प्लीज शो मी अ थम्स अप जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है. स्लांट लाइन मेरी बनेगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना. आई कैन नॉट जॉइन दिस विद दिस, ये तो कोई अजीब सी फिगर बन जाएगी. सो आई हैव टू ड्रॉ द स्लांट लाइन लाइक दिस. सो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा होगा इस हॉरिजॉन्टल और इस स्लांट लाइन के बिल्कुल बीच में, विच इज दिस वन. दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. और एंगल ऑफ एलिवेशन सवाल में दिया हुआ है 30 डिग्रीज. 30 डिग्रीज. Okay, this is a right angle triangle right over here. Now you have to find out the height of the tree.
अच्छा, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, यानी कि ये पूरी ट्री की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इसको नाम दे दूं, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, सही है। तो जो हाइट ऑफ द ट्री होगी वो बेसिकली बी डी होगी, ठीक है, जो मुझे फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ ट्री वुड बी बी डी, जो मुझे फाइंड आउट करनी है। अच्छा, आप गौर से देखो, ये एक रेक्टेंगल है ना, ये जो ए बी सी ई है, दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब कि ये अगर 1.8 है तो डेफिनेटली ये भी 1.8 होगा, और अगर ए बी 50 है तो ई सी भी ऑल्सो, इट वुड ऑल्सो बी 50। So if this is 1.8, this is also going to be 1.8. If AB is 50, it means that EC will also be 50, है ना। अब अगर मुझे ये पूरी BD निकालनी है, तो इस पूरी BD में से मुझे C भी तो ऑलरेडी 1.8 गिवन है, यानी कि मेरा जो टारगेट है वो है CD। दिस इज माई टारगेट दैट आई हैव टू फाइंड आउट। आई हैव टू फाइंड आउट दिस CD। जब CD आ जाएगा तो CD को मैं BC के साथ ऐड कर दूंगी, आई विल गेट इंटायर BD which is the height of the tree. So let's find out CD. Let's find out CD. सबको समझ आ रहा है? Let's find out CD. अच्छा, CD के लिए ये देखो, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे which is ECD. So I'm going to consider ECD like this, ठीक है। So ये राइट एंगल है, दिस इज E, दिस इज C, दिस इज D, ठीक है। राइट एंगल थोड़ा सा वियर्ड बन गया है, आई एम सॉरी। लेट मी ड्रॉ अ प्रीटी कूल राइट एंगल ट्रायंगल। सही है, अब सही बना है। और ये हो गया ECD, सही है। ये हो गया 30 डिग्रीज, ये हमें पता करना है, और EC हमें दिया हुआ है 50। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के CD निकाल लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे कौन बताएगा, कौन सा लगेगा? ओके, सो लेट्स फाइंड आउट CD निकालने के लिए वी कैन अप्लाई tan फॉर्मूला, ठीक है। tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं, टिल्स हो जाएगा tan 30 परपेंडिकुलर इज CD, और बेस हो जाएगी EC, ठीक है। EC लेट्स राइट 50 डायरेक्टली। सो 50 इंटू tan 30। अच्छा, tan 30 आपको सवाल में दिया हुआ है 0.577 विच इज इक्वल टू CD। अब आप क्योंकि P1 है तो विदाउट कैलकुलेटर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। आई एम गोइंग टू अप्लाई द ट्रिक, जो मैं ट्रिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी डेसिमल मल्टीप्लिकेशन होती है आप सबने एक्टिंग करनी है, एक्टिंग एज इफ कि आपको सारे समझने के जीरो है ही नहीं, ठीक है ना। यू हैव टू एक्ट as if the zero is not there. So it means that you are multiplying 577 by 5. सही है, सारे zeros omit करके 577 को 5 से multiply करेंगे, and let's see क्या आंसर क्या आ रहा है। So it would be 7 5s is 35, 35 and plus 3 it would be 38, 25 and 3 would be okay. So this is the answer 2885. Now if I write over here 2885, हमने यहाँ पर क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया था, नॉट 50 से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 50 का जो जीरो है वो यहाँ एंड में एक दफा ऐड करेंगे। So एक दफा हमने यहाँ पर जीरो ऐड किया। अब देखोगे यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं। डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 2 3 नंबर है ना, तो डेसिमल के बाद जब 3 नंबर हैं तो हमारा जो आंसर आया है उसमें भी हम पॉइंट की प्लेसमेंट ऐसे करेंगे कि पॉइंट के बाद 3 नंबर आए। तो अगर मैं पॉइंट यहाँ 2 के बाद लगाऊं तो ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आई विल हैव 4 नंबर्स आफ्टर इट, तो ये तो रॉन्ग प्लेसमेंट होगी। और अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊं तो उसके बाद मेरे पास 1 2 3 4 5 आ जाएंगे, ये भी रॉन्ग प्लेसमेंट होगी। मुझे तो डेसिमल ऐसे लगाना है कि डेसिमल के बाद 3 नंबर आए, तो आई विल पुट द पॉइंट ओवर हियर आफ्टर 28, ठीक है, बिकॉज इस केस में मेरे पास पॉइंट के बाद 3 नंबर आए। सो दिस इज द करेक्ट डेसिमल प्लेसमेंट, और हमारे पास CD आ जाएगा 28.850।
लेकिन अभी यहाँ काम खत्म नहीं हुआ. दिस इज नॉट द हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री तो ये पूरी बीडी है जो हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो बीडी निकालने के लिए हम बीसी प्लस सीडी कर लेंगे. सो बीसी प्लस सीडी, बीसी प्लस सीडी विल गिव यू बीडी, एंड दैट वुड बी टोटल आंसर. ठीक है, कैलकुलेट कर लो, देखो क्या आंसर आ रहा है. इट वुड बी 28.850 प्लस 1.8. तो यहाँ पर हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे? डेसिमल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी एक रूल आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, याद है? किसको याद है वो रूल? सब लोगों का फेवरेट रूल है वो, सबको पढ़ा के आ चुकी हूँ मैं. पॉइंट अंडर पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म भी बताया है जी, पिछले साल से पढ़ा रही हूँ ये वाला रूल. पॉइंट अंडर पॉइंट, पप रूल, याद आया? पॉइंट अंडर पॉइंट रूल क्या था कि आपने इस तरह से सम ऐड करना है, ये जो लूप है आपका बिल्कुल स्ट्रेट बने. ये जो लूप आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये बिल्कुल स्ट्रेट लूप बना हुआ है. ठीक है ना, पॉइंट अंडर पॉइंट. तो इस तरह से आपने एडिशंस करनी है और एक्स्ट्रा जगहों पर आप जीरोस ऐड कर दें. ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 0, 5, 16, 10 एंड 30.650. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर दो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 30.7 meters. This is the height of the tree. ठीक है, 30.7 meters. Okay, please copy this question and once you are done, show me a thumbs up sign. The diagram shows the of a harbor H and 3 islands A, B and C. C is due north of H. Okay, सबसे पहले तो आप लोग ये इसको ना अंडरलाइन करो, एंड जो मैं चीज हाईलाइट करने लगी हूँ आप उस चीज को अंडरलाइन करो. C is due north of H. ये जो चीज है ना इसको आप लोग सब अंडरलाइन करें. ठीक है, C is due north of H. I don't know why but screen stuck हो रही है, बार बार stuck हो रही है. ठीक है, so C is due north of H. Okay, so highlight this word, C is due north of H. ठीक है, ये वाली चीज जब भी डायरेक्शन आए ना, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ऑलवेज हाईलाइट दैट. अच्छा, C is due north of H का क्या मतलब है कि जो C है वो डायरेक्टली H के ऊपर है, बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड्स. और आपको बोला हुआ है बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम एच इज 62 डिग्रीज. यहाँ पर यहाँ ये चीज दी हुई है 62 डिग्रीज. एंगल एच ए पी दिया हुआ है 128 डिग्रीज. इसके बाद एच ए आपको 54 दिया हुआ है, ए बी आपको 31 दिया हुआ है, एंड देन यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस एच बी. ओके, सो वेयर इज एच बी? एच बी इज दिस लाइन ओवर हियर. ठीक है ना, ये निकालना है. अच्छा, अब एच बी निकालने के लिए आप या तो साइन रूल लगा सकते हो या तो आप कोसाइन रूल लगा सकते हो. तो पहले तो देखते हैं कि साइन रूल लगेगा या कोसाइन रूल लगेगा. हाँ, इट्स ड्यू नॉट मींस दैट सी इज 90 डिग्री एग्जैक्टली. आप ये कह सकते हो कि जो सी है वो डायरेक्टली एच के ऊपर है, तो यानी ये दोनों एक ही नॉर्थ के ऊपर लाई कर रहे हैं. सही है ना, ये दोनों एक ही नॉर्थ के ऊपर लाई कर रहे हैं. तो आप यहाँ पर अगर एच बी निकालना चाह रहे हो तो एच बी के लिए ये वाली गिवन साइड है, ये वाली गिवन साइड है, और इन दोनों के बीच का गिवन एंगल है. तो व्हेन टू साइड्स आर गिवन एंड द मिडल एंगल इज गिवन, so you have to apply cosine rule. So in part A you have to apply cosine rule. In part A you have to apply cosine rule. Cosine rule के लिए आपको two given sides हैं और middle angle given है. You have to find the side which is opposite to it. So for cosine rule you have to apply hb square. hb is the side that we are finding. So hb square is equals to बाकी दो given sides का square करके plus. So 54 square plus 31 square minus 2 into 54, 31 cos angle 128. ठीक है, ये पूरा आप लोग कैलकुलेट कर लो
तो आपके पास एच बी की वैल्यू आ जाएगी और ये आनी चाहिए एच बी इज इक्वल्स टू 59, एच बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5938.234, and when you take the under root of it, so you are going to get 77.059, which is approximated to 77.1, और ये आपकी जो मेजरमेंट्स है वो किलोमीटर्स के अंदर है, ठीक है। सो आई होप एच बी आप सबको क्लैरिफाई हो गया है कि कोसाइन रूल्स हमने कैसे निकाला। इसके बाद पार्ट बी, अगर कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट इन द चैट। पार्ट बी, फाइंड द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। अच्छा ये देखो बी फ्रॉम ए, फ्रॉम के बाद वाले लेटर को अंडरलाइन, ए के ऊपर आके आपने सबसे पहले क्या करा कि आपने नॉर्थ बनाया, ए के ऊपर आके आपने सबसे पहले नॉर्थ बनाया, ठीक है। जो फ्रॉम के बाद लेटर होता है उसके ऊपर आप नॉर्थ बनाते हो, और नॉर्थ इज ऑलवेज फेसिंग इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक है। ऊपर की तरफ आपने एरो बनाया, सो ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको बोला हुआ है दैट यू हैव टू फाइंड द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, सो यू हैव टू स्टार्ट एट ए एंड स्टॉप एट बी, स्टार्ट एट ए एंड स्टॉप एट बी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद है मैंने ये भी बताया था कि हमेशा बियरिंग नॉर्थ से शुरू होती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है। सो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नॉर्थ ऑफ ए, starting from the north of A you have to stop at B, ठीक है। so this is the line of B, देखो ये वाली लाइन है ना B की, so I'm going to make an arrow starting from here all the way till this is the bearing that I have marked with yellow that I have to find out, okay। so अब ये येलो वाली bearing निकालने के लिए क्या करेंगे, सारी चीजें देख लेते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा हम जो जो चीजें निकालते जाएंगे ना मैं लिखती जाऊंगी, तो देखेंगे क्या मुझे हेल्पफुल रहेगा। मैंने 77.059 ऊपर वाले पार्ट में निकाला है, सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। अच्छा अब एक और बात देखो, बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो आई विल हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। जब मेरे पास ये एंगल आ जाएगा तो ये पूरा 180 डिग्री है ना, ये पूरा 180 डिग्री है, 180 में से आई कैन माइनस दिस एंगल, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। सो पहली बात तो मैं दोबारा बता रही हूँ, देखो मुझे ये येलो से जो मैंने मार्क किया ये निकालना है, येलो से जो चीज निकालनी है मार्क की हुई उसको निकालने के लिए पहले तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, ठीक है। 180 में से आई कैन टेक अवे दिस एंगल, इतना एंगल निकाल देंगे 180 में से तो मेरे पास ये वाली बेयरिंग आ जाएगी, लेकिन ये एंगल भी तो निकालना पड़ेगा ना, और इस एंगल के लिए मुझे ये एंगल पता होना चाहिए। और आप ये नहीं कह सकते कि ये नॉट बिल्कुल बीच में है तो ये भी 64 हो गया ये भी 64, इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये हाफ है, ठीक है, ये हाफ नहीं है बिल्कुल भी। तो कैसे पता चलेगा कि मिस ये एंगल क्या है और फिर ये एंगल क्या है, सुनो ये यहाँ पे भी जब जब दो नॉर्थ बनते हैं तो मैंने क्या बताया था, व्हेन वी हैव टू पैरेलल नॉर्थ्स, व्हेन वी हैव टू पैरेलल नॉर्थ्स, सो दे आर पैरेलल, व्हेन दे आर टू पैरेलल नॉर्थ्स, सो यू हैव अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू बनते हैं। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हमारा जी कैसे बन रहा है, देखो ये मैं जी बनाने लगी हूँ येलो से, इट्स गोइंग लाइक दिस, दिस इज द जी, ठीक है, ये जी नजर आ रहा है। अब देखो ये वाला जो एंगल है 62, वही ये वाला एंगल होगा 62 डिग्रीज। सो 128 में से आप 62 जब माइनस करोगे तो आपके पास 66 डिग्री आएगी जो कि है ये वाला एंगल, ठीक है। 128 में से पार्ट बी, 128 डिग्री में से आपने माइनस करा 62 डिग्री, सो आपके पास 66 डिग्रीज आ गया। अब आप 66 डिग्री को 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये वाली बेयरिंग आ जाएगी, ये पूरा 180 डिग्री है, ठीक है। 180 डिग्री में से जब आप 66 माइनस करोगे तो आपके पास बेयरिंग आ जाएगी, दैट वुड बी 114 डिग्रीज। सो स्टेटमेंट लिख लेना और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 114 डिग्री, सही है। तो I hope this is clear. Let's do part C. The bearing of A from C is 130 degrees. Calculate the distance AC. Okay. So bearing of A from C. पहले तो हम देखते हैं कि नॉर्थ हमारा C कहाँ बनेगा, ठीक है। पहले तो दिया हुआ यहाँ पे from C, from C.
तो सी पे डेफिनेटली नॉट बनेगा, और नॉट तो यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, नॉट यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हमने सिंपली हमें देखना है कि बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। ओके, अच्छा मैं ये कॉस्ट 128 2 मिनट के लिए यहाँ से मिटा रही हूँ, सो दैट यहाँ में, ठीक है। ये जो एंगल है ना, मुझे ये निकालना है, ठीक है, बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, आई हैव टू फाइंड दिस आउट, जो मैंने ब्लू से मार्क किया। इनफैक्ट ये गिवन है, सॉरी ये गिवन है 133, सो 133 ये गिवन है, आपको निकालना है ए सी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये वाली जो लाइन है ना ए सी, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अच्छा तो इन्होंने हमें ये दिया है, तो ऑब्वियसली कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। बहुत आसान चीज है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है। 180 डिग्री में से 133 माइनस कर देंगे तो आई विल गेट दिस एंगल, है ना। 180 में से जब मैं 133 माइनस कर दूंगी, so I will get this angle, 180 minus 133 will give me 47 degrees, ठीक है। तो मेरे पास ये एंगल जो आ गया वो आ गया 47 डिग्रीज, 180 माइनस 133, 47 डिग्रीज। तो ये मेरे पास एंगल आ गया HCA, है ना, HCA आ गया। अच्छा मुझे AC निकालना है, AC निकालने के लिए ये एंगल है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पूछी है, मैंने ये 47 निकाल लिया एंगल और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड गिवन है। सो विच रूल शुड आई अप्लाई ओवर हियर, who will tell me? देखो, we are going to apply sine rule in part C. In part C we are going to apply sine rule. रीजन क्या है साइन रूल लगाने का, कि ये पूरा कंप्लीट सेट हमें गिवन है, एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड गिवन है, और ये वाला एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम साइड फाइंड आउट कर रहे हैं। सो वी हैव टू अप्लाई साइन रूल, और साइन रूल लगाने के लिए जो चीज हमें निकालनी होती है हम वो टॉप पे रखते हैं। हम AC फाइंड आउट कर रहे हैं तो लेट्स पुट AC ऑन टॉप, और AC के नीचे डिनोमिनेटर में आएगा साइन, AC के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या दिया हुआ है, AC के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है दैट इज 62। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन 62 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, फिर हम लिखेंगे it's going to be sine for that is 54 upon sine 47, ठीक है, एंड देन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर आ जाएगा। सही है, बताओ मुझे AC की वैल्यू क्या आ रही है। कैलकुलेट करके बताओ AC की वैल्यू क्या आ रही है। 65.2, 65.2 सही है, राउंड ऑफ करके बताइए। लेकिन अगर ओरिजिनल वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो ओरिजिनल वैल्यू क्या आ रही है इसकी, बताओ। सही है, 65.193 which is rounded off to 65.2 किलोमीटर। सही है, तो एक और चीज हमने यहाँ पर निकाली, वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास जो AC आ गया, शायद हमें वो आगे कहीं काम आ जाए किसी दूसरे पार्ट में, सो मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया, ठीक है। और पता है क्या, एक और चीज भी हम निकाल सकते हैं, ये एंगल है ये एंगल है, तो हम ये वाला एंगल भी तो निकाल सकते हैं ना। एक ट्राइंगल के दो एंगल्स गिवन है, जितना कुछ निकाल सकते हो सब कुछ निकाल लो, क्या पता वो आगे काम आ जाए, है ना। 47 प्लस 62, 180 से माइनस कर दिया 71, ये वाला भी एंगल मैंने निकाल लिया 71 डिग्रीज। सही है, हाँ डायरेक्टली राउंड ऑफ भी लिख सकते हो, बट आई वुड से कि जब ओरिजिनल वैल्यू निकालते हो तो ओरिजिनल वैल्यू लिख लिया करो, क्योंकि वो आगे कहीं काम आएगी तो फिर आपको ओरिजिनल वैल्यू ही यूज करनी होती है ना, राउंडेड ऑफ वैल्यू यूज नहीं कर सकते, इसलिए ओरिजिनल हमेशा लिख लिया करो। A light ship L is positioned, let's do part D now. A light ship L is positioned due north, डायरेक्शन आ गई, अंडरलाइन कर लो डायरेक्शन, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। It's L is positioned due north of H, this is the direction, and equidistant from A and H, calculate the distance HL। okay, this is a 3 mark question। तो equidistant का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, equal distance, ठीक है, equal distance।
अब यहाँ पर पहली बात तो ये कि L इज ड्यू नॉर्थ ऑफ H। अच्छा, अब इस बात का पहले मतलब समझते हैं। L इज ड्यू नॉर्थ ऑफ H। नॉर्थ ऑफ H का मतलब ये है कि H के ऊपर कहीं L है। L is positioned due north of H। इसका मतलब ये है कि L कहीं इस लाइन के ऊपर ही कहीं लाई कर रहा है, क्योंकि वो H के नॉर्थ पर है। तो एग्जैक्टली L यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इट कैन बी इधर 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 कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि इट इज, जो L है, इट इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम A एंड H। ओके, तो अगर मैं L, सुनो, अगर मैं L इधर बनाऊंगी, ठीक है, सपोज करो मैंने L यहाँ बनाया, तो अब L का जो डिस्टेंस H से है, क्या वही डिस्टेंस इसका इतना लग रहा है? मतलब L का A से भी उतना ही लग रहा है। लाइक लेट्स से मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है, ये मैं इधर बना रही हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो H से L का डिस्टेंस है, वही L से A का डिस्टेंस एग्जैक्टली आ रहा है? मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मसला आएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम, मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है कि मैं अगर L यहाँ बनाऊंगी तो मेरा जो डिस्टेंस है, ये देखो, ये ड्रॉन टू स्केल नहीं होता, सही है, थोड़ा अंदाजे से भी आपको ये देखना पड़ेगा कि जो H से L का डिस्टेंस है वही A से L का डिस्टेंस होना चाहिए। यही कंडीशन यहाँ पर बताई है। तो अब हम इसको सेपरेटली मैं ड्रॉ करती हूँ ट्रायंगल, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। पार्ट डी में, पार्ट डी जो इसका है, पार्ट डी में आपको बोला हुआ है कि आपने ट्रायंगल ऐसे बनाना है। ये H है आपका पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट H, दिस इज योर पॉइंट L, और A जो है वो आपका यहाँ कहीं है। तो आपने इसको ज्वाइन किया। अब आपको क्या बोला हुआ है कि L जो है, इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड H। यानी कि L से H का जो डिस्टेंस है वही L से A का डिस्टेंस है। तो ये दो लाइंस बना लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसका मतलब कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया हमारे पास। जब दो साइड्स इक्वल होती हैं किसी भी ट्रायंगल की, तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल। टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल। तो अगर मेरे पास H पर देखो 62 डिग्रीज दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी 62 डिग्रीज बना लेती हूँ। और मैंने यहाँ पर ऊपर क्या निकाला हुआ है, कुछ है, AH54 दिया हुआ है सवाल में, AH54 है। और क्या दिया हुआ है? और हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। हमें निकालना क्या है? हमें HL फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस आउट। एनीथिंग एल्स दैट वी हैव बीन गिवन? ओके, नथिंग एल्स इज गिवन। कुछ और हमें नहीं दिया हुआ इसके अंदर। तो हमने जो हो सकता था सारी चीजें लिख ली। अब इसके बाद एक चीज और रहती है, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एज आई सेड टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल। सो इस साइड के ऑपोजिट 62 है, सो इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल भी तो 62 डिग्री होगा। यस और नो? अगर ये 62 है तो डेफिनेटली ये वाला, ये इस साइड के भी ऑपोजिट ये वाला एंगल 62 डिग्रीज होगा, है ना? तो अब दो एंगल्स हैं, तीसरा एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा एंगल निकालते हैं। 180 degree minus 62 degree minus 62 degree and 60, 120, 124, 120 minus 124 is going to give you 56 degrees. So ये वाला जो एंगल, थर्ड एंगल, एंगल L आ गया, that is 56 degrees। सही है? अच्छा, अब यहाँ पर हमें HL निकालना है, तो साइन रूल लगा ले। एंगल के ऑपोजिट साइड इज गिवन, एंगल के ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है। साइन रूल, अप्लाई साइन रूल एंड देन यू कैन इजीली गेट योर आंसर इन दिस। सही है, हो जाएगा ये वाला सवाल। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, सो दिस इज पेज नंबर 157 ऑफ योर बुकलेट्स, पेज नंबर 157। Question says 3 points A, B and C lie on a horizontal field. ठीक है, the bearing of C from A is 217 degrees. अच्छा, ये जो चीज है ना, ये आपको डायग्राम में बनी भी नहीं दी हुई। इसका मतलब कि हमें खुद से बनाना होगा, है ना?
तो द बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए इज 217 डिग्रीज फ्रॉम ए। फ्रॉम ए का मतलब है कि हमारा जो नॉर्थ है वो डेफिनेटली ए के ऊपर आके बनेगा। सो लेट्स ड्रॉ अ नॉर्थ एट ए। सही है। और ये आपका 217 डिग्री जा रहा है सी तक। so, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा ऑल द वे अप टिल सी। दिस कंप्लीट थिंग ओवर हियर इज 217 डिग्रीज। आपको बोला हुआ है कि आपको फाइंड आउट करना है बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। सही है। तो अब मैं इसको लेट मी यूज ग्रीन कलर इसके लिए। देखो पार्ट 1 बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। कंपास हमारा ए पे ऑलरेडी बना हुआ है और हमें जाना है ऑल द वे टिल बी। सो स्टार्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। ये देखो, ये जो ग्रीन से मैंने बनाया है ये वाला आपको निकालना है। तो इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं? ये देखो, यहां से लेके ये जो मैंने अंदर ब्लू वाली चीज बनाई ये पूरा 217 है। ठीक है, ये 217 है और ये 217 और ये पूरा एंगल अंदर का 75 है। 217 यहाँ तक और ये अंदर का एंगल 75 है। तो जब मैं यहां से लेके यहां तक पूरा जाऊंगी बेसिकली तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा ना 217 प्लस 75 डिग्रीज। पहले वाले का आंसर आएगा 217 डिग्रीज plus 75 degrees, which is going to give me 292 degrees. Okay, so this is a 1 mark question. Let's do part 2. BC की वैल्यू निकालनी है। BC निकालना है। सही है। अच्छा, BC के लिए देखो कौन सा रूल लगेगा। 2 given sides 1 middle angle, cosine rule. 2 given sides 1 middle angle is given and you have to find the side which is opposite to the middle angle. So definitely this is cosine rule. So cosine rule लगा लेते हैं। cosine rule लगा लो, 3 मार्क का सवाल है। So I'm doing A2 over here. Cosine rule, ठीक है। cosine rule हो जाएगा BC squared is equals to 72 squared plus 60 squared minus 2 into 72 into 60 cos. Okay, I can't do it here, फिर मुझे वहाँ पे नॉर्थ भी बनाना होगा। आप लोग A2 का आंसर खुद से निकालो cosine rule लगा के और मुझे बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, बताओ। I'll just do it here. 72 square plus 60 square minus 272 60 cos 75 डिग्रीज। और इसका आंसर कैलकुलेटर पर बता दो। $80.918 ये आ गया। सही है, 80.918 BC आ जाएगा और राउंड ऑफ कर लेना इसको। ठीक है, फिर इसके बाद आपको बोला हुआ है एंगल ABC। एंगल ABC इज दिस एंगल ओवर हियर। ठीक है, एंगल ABC निकालना है। अब एंगल ABC निकालने के लिए ओके लेट मी सी कि मैं क्या कर सकती हूँ इसके अंदर। ठीक है, हो जाएगा। देखो ये 75 डिग्रीज है। 75 डिग्री के ऑपोजिट साइड हमने निकाल ली है। हमें ये वाला एंगल निकालना है जिसके ऑपोजिट वाली साइड हमें गिवन है। साइन रूल लगा ले। ठीक है, साइन रूल लगा लेते हैं। एंगल के ऑपोजिट साइड गिवन है, पूरा कंप्लीट सेट गिवन है। ये एंगल के ऑपोजिट साइड हमें दी हुई है। सो लेट्स अप्लाई साइन रूल इन पार्ट 3। आप देख रहे हो कि जो आपके साइन कोसाइन रूल होते हैं वो सबसे ज्यादा मार्क्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसमें आपको बहुत स्ट्रांग होना है साइन रूल कोसाइन रूल के अंदर। मैं रिविजन भी करवा दूंगी पूरा ट्रिग्नोमेट्री का। स्क्रैच से मुझे एक रिविजन करवाना है, थॉरो रिविजन। ठीक है, ताकि सबको सारी चीजें एक दफा रिफ्रेश हो जाए। सो ये हो जाएगा साइन रूल। साइन रूल ठीक है, साइन रूल लगा लो पार्ट 3 में साइन रूल और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। सो एंगल ABC हमें फाइंड आउट करना है। सो मैं साइन एंगल ABC अपॉन 60 इक्वल्स टू साइन 75 डिग्रीज अपॉन 80.918 क्रॉस मल्टीप्लाई साइन इनवर्स और एंगल आ जाएगा आपके पास। और जब आप एंगल निकालोगे तो इट शुड बी 45। एंगल ABC आ रहा है 45.749 और 1 डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो ये हो जाएगा 45.7 डिग्रीज। ठीक है,
So I'm just going to write over here the original value, which is 45.749 degrees. Okay, let's do part 4. The bearing of C from B. The bearing of C from B. Okay, this is a 1 mark question again. So C from B. From B matlab north should be on B now. So let's draw a north on B. Okay, let me just draw it easy. सही है, C from B निकालना है. तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें स्टार्ट करना है from here and all the way till C, यहाँ तक. ठीक है ना? अच्छा, मुझे ये जो एंगल है, लेट मी राइट इट करेक्टली. एंगल जो आया है ये मेरा इतना एंगल आया है 45.749. अब मुझे जो बियरिंग निकालनी है वो निकालनी है बी, सी फ्रॉम बी. ठीक है, सी फ्रॉम बी, तो यहां से लेके यहां तक. सही है, ये बात समझ आई? ओके, अब हमें ये वाला एंगल निकालना है. एंगल निकालने के लिए देखते हैं हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं. ठीक है, देखो इतना एंगल तो हमें पता है कि 45.749. हाउ अबाउट अगर हम ये वाला भी एंगल निकाल लें और ये वाला एंगल भी निकाल लें किसी तरह से. चलो देखते हैं क्या हो सकता है. ये देखो यहाँ पर भी नॉर्थ है और यहाँ पर भी नॉर्थ है. जब दो पैरेलल नॉर्थ्स होते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? ऑल्टरनेट एंगल. ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ऑल्टरनेट एंगल आ सकता है. तो इफ वी हैव दिस टाइनी एंगल ओवर हियर, अगर मैं z u बना, एक तो z में u बना सकती हूँ. ठीक है, और जिसमें ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल आ सकता है. और दूसरा जो केस है, और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें. ठीक है, इफ यू फाइंड आउट दिस एंगल, बिकॉज हम देखो यहाँ से यहाँ तक तो निकाल के आ चुके हैं. जो हमने ग्रीन वाला ऊपर निकाला था, बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, हम यहाँ से यहाँ तक 292 निकाल के आ चुके हैं ऊपर. तो जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 292 है तो 360 में से माइनस करेंगे, आई कैन फाइंड आउट दिस एंगल, है ना? सो जब मैं 360 में से 292 माइनस कर दूंगी, सो आई विल गेट दिस एंगल व्हिच वुड बी व्हाट 360 डिग्री minus 292, it's giving me 68 degrees. सही है, ये वाला जो एंगल है वो 68 डिग्रीज आ गया. वो कैसे आया 68 डिग्रीज? 360 में से I subtracted 292 which gave me 68 degrees. सही है, so if this is 68, और अगर मैं alternate एंगल की बात करूं, so B पर आपका नॉर्थ बना हुआ है, तो आपका जो ऑल्टरनेट एंगल आएगा इस केस के अंदर वो ये वाला होगा. सही है, अगर ये 68 है तो देखो ये वाला एंगल जो होगा ना होगा 180 डिग्री माइनस 68. ये प्रॉपर्टी होती है. एक और प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट के अलावा एक प्रॉपर्टी होती है जो कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इफ वी हैव these two parallel lines and this is cut by a transversal line. ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये आपका बेसिकली एक सी बन रहा होता है. इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल. सॉरी, माय स्क्रीन गॉट स्टक. ये देखो, ये जो है ना टू पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ये होता है एक सी बन रहा होता है. इट कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस. ठीक है ना, ये सी होता है. इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स. और इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा. सही है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री बनाते हैं दोनों एंगल्स, यानी इसका सम और इसका सम 180 डिग्री होता है. सो इस केस में यहाँ पर आपका जो होगा 68 है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री. देखो ये बनती है सी प्रॉपर्टी में होती है कि एंगल्स जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री. सो अगर ये 68 है तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 68. सो 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री
will give us this angle which is 112 डिग्री। तो अब मुझे ये पूरा येलो वाला एंगल निकालना है। येलो वाला एंगल निकालने के लिए 112 डिग्री प्लस दिस एंगल, so I'm going to get this answer for part number 4. So it's going to be 112 plus 45.749. So 45.749 जब प्लस करेंगे तो आंसर आ रहा है 157.749 डिग्री, और इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 158 डिग्रीज। सही है। मैं दोबारा बता रही हूँ ये मैंने कैसे निकाला। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर पूरा ये जो ग्रीन वाला है ना जो हमने यहाँ पर निकाला था 292, उसको मैंने 360 डिग्री में से माइनस कर दिया। तो जब 360 डिग्री में से माइनस कर दिया तो आई गॉट 68 डिग्रीज ओवर हियर। ये 68 है और इसको 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 112 डिग्रीज। ठीक है। तो फिर हमने ये एंगल ऑलरेडी निकाल लिया था ऊपर वाले पार्ट में। 112 प्लस दिस एंगल, हमारे पास ये पूरी बेयरिंग आ गई। सही है। इसके बाद लास्ट पार्ट हम करते हैं जो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। A girl standing at B is flying a kite. Okay, so the girl is standing at B and she is flying a kite. The kite K is vertically above A. Okay, so kite K is vertically above A. Vertically above का मतलब है कि A के ना नॉर्थ पर है। जो काइट है वो A के नॉर्थ पर है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी एक डायग्राम बनाते हैं और लेट्स से दिस इज पॉइंट A। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये A है और जो काइट है वो एग्जैक्टली A के ऊपर है, वर्टिकली अबव A, लाइक दिस। ये आपकी है काइट। ठीक है। और आपको बोला हुआ है फर्दर द स्ट्रिंग बी के अटैच टू द काइट is at 24 degrees to the horizontal. Okay, the string BK. So सबसे पहले तो ये वाली लाइन पढ़ो, ABC lie on a horizontal field, यानी कि ये जो आपको ऊपर से नजर आ रहा है ना, ये ऊपर से ऐसा नजर आ रहा है ABC एक ट्रायंगल के फॉर्म में। असल में ये एक एक्चुअली फ्लैट हॉरिजॉन्टल फील्ड पे तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं, फ्लैट हॉरिजॉन्टल फील्ड। ठीक है ना। तो इनको हम एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट फील्ड पर अगर हम रखें तो ये इट वुड बी लाइक दिस ना, ABC एक स्ट्रेट लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल फील्ड पे लाई करना है तीनों पॉइंट्स। सो A के इस तरफ हमारा है B और यहाँ पर है हमारा C, एंड द काइट इज वर्टिकली अबव A। स्ट्रिंग B के अच्छा ये वाला जो पॉइंट है दिस इज फॉर K, और जो स्ट्रिंग BK है, let's join this B with K. So this is the string BK. It's attached to the kite at 24 degree to the horizontal. 24 degrees to the horizontal का मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है 24 degrees to the horizontal, ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है 24 डिग्रीज। यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट व्हेन व्यूड फ्रॉम सी। ओके, सो फ्रॉम सी का मतलब क्या हुआ कि सी के ऊपर क्या बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सी के ऊपर देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, और ऑफ के बाद आ रहा है काइट। तो काइट के ऊपर आप एक स्लांट लाइन बना दो जो कि सी के साथ ज्वाइन करेगी। ठीक है। सो काइट के ऊपर, क्योंकि ऑफ के बाद जो चीज होती है उस पर हम एक स्लांट लाइन बनाते हैं। सो लेट्स ड्रॉ अ स्लांट लाइन। अब आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इट्स बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड स्लांट लाइन। हॉरिजॉन्टल एंड स्लांट लाइन, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन which you have to find out. ये find out करना, this is the angle of elevation. Okay, so now let's write down all the measurements. देखो A से B तक की measurement हमें दी हुई है 72, तो हम यहाँ पर A भी लिख देंगे 72, और हमें AC दिया हुआ है 60, so यहाँ पर भी हमने AC 60 लिख दिया। और इसके अलावा 24 डिग्री भी हम लिख चुके हैं। हमें पता है कि यहाँ पर जो काइट है वो वर्टिकली अबव ए है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गए। दो राइट एंगल ट्रायंगल आ जाते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है काम।
आपको निकालना है ये वाला एंगल। इस एंगल के लिए आपको ये बेस तो गिवन है, लेकिन अगर हमें किसी तरह से ए के पता चल जाए, वी कैन फाइंड आउट ए के यूजिंग दिस ट्रायंगल। जब ए के आ जाएगा तो हम ए के को और इसको यूज करके ये वाला एंगल निकाल लेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल ए के। So for AK, what we are going to do is we are going to consider the triangle. Consider triangle BAK, और इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लेते हैं। 72 इज द बेस। ए के हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ए के हमारी परपेंडिकुलर है, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर हमारा लगेगा tan के अंदर। सो tan 24 डिग्री ए के over 72. So 72 tan 24 degrees will give you AK, and AK is going to be then 32.056. ठीक है, ये आ गया AK। और AK के बाद हमें करना क्या है? AK के बाद हमें करना है दूसरे ट्रायंगल में यूज इस AK को हम यहाँ पर यूज करेंगे और ये एंगल निकाल लेंगे। अब ये देखो, ये बेस है और AK परपेंडिकुलर है, तो बेस, लेट्स देखो, ये बेस है, ये हो गया A, ये हो गया K, ये हो गया C, ये 60 है, ये हमें पता नहीं है। A के हमने निकाल लिया है 32.056। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लो तो आपके पास ये वाला एंगल भी आ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कर लेते हैं। परपेंडिकुलर और बेस, अगेन यू कैन अप्लाई tan का रेशियो। तो tan एंगल निकालना है ACK और इज इक्वल्स टू 32.056 upon 60. Take the tan inverse and finally you're going to get the angle, which is angle ACK is equals to 28.114 degrees rounded off to 28.1 degrees, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका।